कल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी। पाठ के आरंभ में लेखक बताता है कि ध्वनि में यह अद्भुत गुण है कि एक क्षण में ही वे अपने आप को किसी दूसरे समय संदर्भ में पहुंचा सकती है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो सुबह 4 बजे उठते हैं, 5 बजे तक तैयार हो लेते हैं और फिर लोधी गार्डन पहुंचकर मकबरों और मेम साहबों की सोहबत यानी कि उनकी संगति में लंबी सैर पर निकल जाते हैं। मैं आमतौर पर सूर्योदय के साथ उठता हूँ, अपनी चाय खुद बनाता हूँ और फिर चाय और अखबार लेकर लंबी अलसाई सुबह का आनंद लेता हूँ। अक्सर अखबार की खबरों पर मेरा कोई ध्यान नहीं रहता। ये तो सिर्फ दिमाग को कटी पतंग की तरह यूं ही हवा में तैरने देने का एक बहाना है। दरअसल इसे कटी पतंग योग भी कहा जा सकता है। इसे मैं अपने लिए काफ़ी ऊर्जादायी पाता हूँ। ऊर्जादायी मीन्स शक्ति देने वाला। और आगे लेखक कह रहा है कि और मेरा दृढ़ विश्वास है कि संभवतः इससे मुझे एक और दिन के लिए दुनिया का सामना करने में मदद मिलती है। एक ऐसी दुनिया का सामना करने में जिसका कोई सिर पैर समझ पाने में मैं अब खुद को असमर्थ पाता हूँ। अभी हाल ही में मेरी इस शांतिपूर्ण दिनचर्या में एक खलल पड़ गया। खलल मतलब कि एक बाधा पड़ गई। मैं जगा एक कान फोड़ू आवाज़ से जो तोप दगने और बम फटने जैसी थी। गोया जॉर्ज डब्ल्यू बुश और सद्दाम हुसैन की मेहरबानी से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी हो। मतलब वो कहता है कि ऐसा लगता था उस आवाज़ को सुन के जैसे जॉर्ज बुश और सद्दाम हुसैन के मेहरबानी से मतलब उनके कारण तीसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी हो। खुदा का शुक्र है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। दरअसल ये तो महज स्वर्ग में चल रहा देवताओं का कोई खेल था जिसकी झलक बिजलियों की चमक और बादलों की गरज के रूप में देखने को मिल रही थी। मैंने खिड़की के बाहर झांका। आकाश बादलों से भरा था जो सेनापतियों द्वारा त्याग दिए गए सैनिकों की तरह आतंक में एक दूसरे से टकरा रहे थे। आतंक में मीन्स डर के मारे एक दूसरे से टकरा रहे थे। विक्षिप्तों की तरह आकाश को भेद भेद देने वाली तड़ित मीन्स बिजली के अलावा जाड़े की अलस सुबह का ठंडा भूरा आकाश भी था जो प्रकृति के तांडव को एक पृष्ठभूमि मुहैया करा रहा था। इस तांडव के गर्जन तर्जन ने मुझे 3 साल पहले त्रिपुरा में ऊनाकोटी की एक शाम में पहुंचा दिया। अब इससे आगे जो कहानी या लेख जिसे कहेंगे लेखक ने लिखा है वो उसकी यादगार है 3 साल पुरानी जो उसने त्रिपुरा में दिन बिताए थे। वहाँ पर उसने क्या क्या देखा और कैसे कैसे हालात उसने वहाँ देखे और किस तरह के लोगों से वे वहाँ पे मिला, तो वही सब उसने इसमें दर्शाया है। लेखक कहता है कि दिसंबर 1999 में ऑन द रोड शीर्षक से 3 खंडों वाली एक टीवी श्रृंखला बनाने के सिलसिले में मैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गया था। इसके पीछे बुनियादी विचार त्रिपुरा की समूची लंबाई में आर पार जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से यात्रा करने और त्रिपुरा की विकास संबंधी गतिविधियों के बारे में जानकारी देने का था। त्रिपुरा भारत के सबसे छोटे राज्यों में से है। 34% से ज़्यादा की इसकी जनसंख्या वृद्धि दर भी खासी ऊंची है। 3 तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है और शेष भारत के साथ इसका दुर्गम जुड़ाव उत्तर पूर्वी सीमा से सटे मिजोरम और असम के द्वारा बनता है। सोनामुरा, बेलोनिया, सबरूम और कैलाश शहर जैसे त्रिपुरा के ज़्यादातर महत्वपूर्ण शहर बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा के करीब हैं। यहाँ तक कि अगरतला भी सीमा चौकी से महज 2 किलोमीटर पर है। बांग्लादेश से लोगों की अवैध आवक यहाँ ज़बरदस्त है। मतलब बांग्लादेश से बहुत से लोग यहाँ आ जाते हैं और सेटल हो जाते हैं
और इसे यहाँ सामाजिक स्वीकृति भी हासिल है। यहाँ की असाधारण जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण यही है। असम और पश्चिम बंगाल से भी लोगों का प्रवास यहाँ होता ही है। कुल मिलाकर बाहरी लोगों की भारी आवक ने जनसंख्या संतुलन को स्थानीय आदिवासियों के खिलाफ ला खड़ा किया है। यह त्रिपुरा में आदिवासी असंतोष की मुख्य वजह है। मतलब ये कि त्रिपुरा के जो आदिवासी हैं उनमें जो असंतोष की भावना है, जिस कारण वहाँ पर आतंकवाद है और वे लोगों को मार भी देते हैं कई बारी, तो उसका मुख्य कारण यही है कि बाहर के लोग और ख़ासकर बांग्लादेश से लोग यहाँ आकर बस गए हैं। पहले 3 दिनों में मैंने अगरतला और इसके इर्द गिर्द शूटिंग की, जो कभी मंदिरों और महलों के शहर के रूप में जाना जाता था। उज्जैन महल अगरतला का मुख्य महल है, जिसमें अब वहाँ की राज्य विधानसभा बैठती है। राजाओं से आम जनता को हुए सत्ता हस्तांतरण, मतलब कि एक व्यक्ति के हाथ से दूसरे व्यक्ति के हाथ में प्रॉपर्टी का जाना या चीज़ का जाना को ये महल अब नाटकीय रूप में प्रतीकित करता है, मतलब अभिव्यक्त करता है। इसे भारत के सबसे सफल शासक वंशों में से एक, लगातार 183 क्रमिक राजाओं वाले त्रिपुरा के माणिक्य वंश का दुखद अंत ही कहेंगे। त्रिपुरा में लगातार बाहरी लोगों के आने से कुछ समस्याएं तो पैदा हुई हैं, लेकिन इसके चलते ये राज्य बहुधार्मिक समाज का उदाहरण भी बना है। क्यों बना है बहुधार्मिक समाज का उदाहरण? क्योंकि यहाँ पर हर धर्म के लोग आकर बस गए हैं। त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जनजातियों और विश्व के 4 बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व मौजूद है। अगरतला के बाहरी हिस्से चारथल में मैंने एक सुंदर बौद्ध मंदिर देखा। पूछने पर मुझे बताया गया कि त्रिपुरा के 19 कबीलों में से 2 यानी चकमा और मुघ महायानी बौद्ध हैं। ये कबीले त्रिपुरा में बर्मा या म्यांमार से चटगांव के रास्ते आए थे। दरअसल इस मंदिर की मुख्य बुद्ध प्रतिमा भी 1930 के दशक में रंगून से लाई गई थी। अगरतला में शूटिंग के बाद हमने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पकड़ा और टिलियामुरा कस्बे में पहुंचे, जो दरअसल कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया गांव ही है। यहाँ मेरी मुलाकात हेमंत कुमार जमातिया से हुई, जो यहाँ के एक प्रसिद्ध लोक गायक हैं और जो 1996 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी हो चुके हैं। हेमंत कोकबारको बोली में गाते हैं, जो त्रिपुरा की कबीलाई बोलियों में से एक है। जवानी के दिनों में वे पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता थे, लेकिन जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तब वे हथियारबंद संघर्ष का रास्ता छोड़ चुके थे और चुनाव लड़ने के बाद ज़िला परिषद के सदस्य बन गए थे। ज़िला परिषद ने हमारी शूटिंग यूनिट के लिए एक भोज का आयोजन किया, मीन्स खाने का आयोजन किया। ये एक सीधा सादा खाना था, जिसे सम्मान और लगाव के साथ परोसा गया था। भारत की मुख्य धारा में आई मुंहजोर और दिखावेबाज संस्कृति ने अभी त्रिपुरा के जनजीवन को नष्ट नहीं किया है। मतलब ये कि वहाँ के लोग आज भी सीधा सादा भोजन खाना और सीधी सादे जीवन को जीना पसंद करते हैं। भोज के बाद मैंने हेमंत कुमार जमातिया से एक गीत सुनने का अनुरोध किया और उन्होंने अपनी धरती पर बहती शक्तिशाली नदियों, ताजगी भरी हवाओं और शांति का एक गीत गाया। त्रिपुरा में संगीत की जड़ें काफ़ी गहरी प्रतीत होती हैं। गौरतलब मीन्स कि ध्यान देने योग्य बात है कि बॉलीवुड के सबसे मौलिक संगीतकारों में एक एस.डी. बर्मन त्रिपुरा से ही आए थे। दरअसल वे त्रिपुरा के राज परिवार के उत्तराधिकारियों में से एक थे। टिलियामुरा शहर के वार्ड नंबर 3 में मेरी मुलाकात एक और गायक मंजू ऋषिदास से हुई। ऋषिदास मोचियों के एक समुदाय का नाम है,
लेकिन जूते बनाने के अलावा इस समुदाय के कुछ लोगों की विशेषज्ञता थाप बनाने वाले वाद्यों जैसे तबला और ढोल के निर्माण और उनकी मरम्मत के काम में भी है। मंजू ऋषिदास आकर्षक महिला थीं और रेडियो कलाकार होने के अलावा नगर पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व भी करती थीं। वे निरक्षर थीं, लेकिन अपने वार्ड की सबसे बड़ी आवश्यकता यानी स्वच्छ पेयजल के बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी। नगर पंचायत को वे अपने वार्ड में नल का पानी पहुंचाने और उसकी मुख्य गलियों में ईंटें बिछाने के लिए राज़ी कर चुकी थीं। हमारे लिए उन्होंने 2 गीत गाए और इसमें उनके पति ने शामिल होने की कोशिश की, क्योंकि मैं उस समय उनके गाने की शूटिंग भी कर रहा था। मतलब लेखक के कहने का भाव ये है कि जब उनके पति ने ये देखा कि इस गाने की शूटिंग हो रही है तो उन्होंने भी अपनी पत्नी का साथ देने का प्रयत्न किया गाना गाने में। गाने के बाद वे तुरंत एक गृहिणी की भूमिका में भी आ गई और बगैर किसी हिचक के हमारे लिए चाय बनाकर ले आई। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ कि किसी उत्तर भारतीय गांव में ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि स्वच्छता के नाम पर एक नई किस्म की अछूत प्रथा वहाँ अब भी चलन में है। त्रिपुरा के हिंसाग्रस्त मुख्य भाग में प्रवेश करने से पहले अंतिम पड़ाव टिलियामुरा ही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर अगले 83 किलोमीटर यानी मनु तक की यात्रा के दौरान ट्रैफिक सीआरपीएफ की सुरक्षा में काफिलों की शक्ल में चलता है। मुख्य सचिव और आईजी सीआरपीएफ से मैंने निवेदन किया था कि वे हमें घेरेबंदी में चलने वाले काफिले के आगे चलने दें। थोड़ी नानुकुर के बाद वे इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन उनकी शर्त ये थी कि मुझे और मेरे कैमरामैन को सीआरपीएफ की हथियारबंद गाड़ी में चलना होगा और ये काम हमें अपने जोखिम पर करना होगा, क्योंकि उन्हें डर था कि लेखक और उसकी टीम के ऊपर कोई आक्रमण वहाँ के जो आदिवासी हैं उनके द्वारा ना किया जाए। काफिला दिन में 11 बजे के आसपास चलना शुरू हुआ। मैं अपनी शूटिंग के काम में ही इतना व्यस्त था कि उस समय तक डर के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी। जब तक मुझे सुरक्षा प्रदान कर रहे सीआरपीएफ कर्मी ने साथ की निचली पहाड़ियों पर इरादतन रखे 2 पत्थरों की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट नहीं किया। इरादतन मीन्स जानबूझकर रखे। 2 दिन पहले हमारा एक जवान यही विद्रोहियों द्वारा मार डाला गया था। ये सीआरपीएफ के जवान ने उन्हें बताया, मतलब लेखक को और उसकी टीम को बताया। लेखक आगे लिखता है कि ये बात सुनकर मेरी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। मतलब वे कांप उठा, डर के मारे कांप उठा। मनु तक की अपनी शेष यात्रा में मैं ये ख्याल अपने दिल से निकाल नहीं पाया कि मेरे घेरे हुए सुंदर और अन्यथा शांतिपूर्ण प्रतीत होने वाले जंगलों में किसी जगह बंदूकें लिए विद्रोही भी छिपे हो सकते हैं। त्रिपुरा की मुख्य नदियों में से एक मनु नदी के किनारे स्थित मनु एक छोटा कस्बा है। जिस वक्त हम मनु नदी के पार जाने वाले पुल पर पहुंचे, सूर्य मनु के जल में अपना सोना उड़ेल रहा था। वहाँ मैंने एक और काफिला देखा। एक साथ बंधे हजारों बांसों का एक काफिला किसी विशाल ड्रैगन जैसा दिख रहा था और नदी पर बहा चला जा रहा था। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी उसे सुलगा रही थी और हमारे काफिले को सुरक्षा दे रही सीआरपीएफ की एक समूची कंपनी के उलट उसकी सुरक्षा का काम सिर्फ 4 व्यक्ति संभाले हुए थे। मतलब वो जो लोग जा रहे थे मनु नदी में उस पर एक बांसों की बनी हुई कश्ती के ऊपर जो काफिला जा रहा था, उनकी देखरेख के लिए सिर्फ उनकी प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ 4 आदमी थे। और लेखक कहता है कि उसकी सुरक्षा और उसकी टीम की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की एक समूची कंपनी थी। अब हम उत्तरी त्रिपुरा जिले में आ गए। यहाँ की लोकप्रिय घरेलू गतिविधियों में से एक है
अगरबत्तियों के लिए बांस की पतली सींकें तैयार करना। अगरबत्तियां बनाने के लिए इन्हें कर्नाटक और गुजरात भेजा जाता है। उत्तरी त्रिपुरा जिले का मुख्यालय कैलाश शहर है, जो बांग्लादेश की सीमा के काफ़ी करीब है। आगे लेखक बताता है कि मैंने यहाँ के ज़िला अधिकारी से मुलाकात की, जो केरल से आए एक नौजवान निकले। वे तेज़ तर्रार मतलब बहुत एक्टिव, मिलनसार और उत्साही व्यक्ति थे। चाय के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि टीपीएस यानी कि टरू पोटैटो सीड्स की खेती को त्रिपुरा में खासकर उत्तरी ज़िले में किस तरह सफलता मिली है। आलू की बुआई के लिए आमतौर पर पारंपरिक आलू के बीजों की ज़रूरत 2 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर पड़ती है। इसके विपरीत टीपीएस की सिर्फ 100 ग्राम मात्रा ही 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए काफ़ी होती है। त्रिपुरा से टीपीएस का निर्यात अब न सिर्फ असम, मिज़ोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को, बल्कि बांग्लादेश, मलेशिया और वियतनाम को भी किया जा रहा है। कलेक्टर ने अपने एक अधिकारी को हमें मुराई गांव ले जाने को कहा, जहां टीपीएस की खेती की जाती थी। फिर जिलाधिकारी ने अचानक मुझसे पूछा, क्या आप ऊनाकोटी में शूटिंग करना पसंद करेंगे? ये नाम मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। जिलाधिकारी ने आगे बताया कि ये भारत का सबसे बड़ा नहीं तो सबसे बड़े शैव तीर्थों में से एक है। संसार के इस हिस्से में जहाँ युगों से स्थानीय आदिवासी धर्म ही फूलते फलते रहे हैं, एक शैव तीर्थ। जिलाधिकारियों के लिए मेरी उत्सुकता स्पष्ट थी। ये जगह जंगल में काफ़ी भीतर है, हालांकि यहाँ से इसकी दूरी सिर्फ 9 किलोमीटर है। अब तक मेरे ऊपर इस जगह का रंग चढ़ चुका था। टिलियामुरा से मनु तक की यात्रा कर लेने के बाद मैं खुद को ज़्यादा साहसी भी महसूस करने लगा था। मैंने कहा कि मैं निश्चय ही वहाँ जाना चाहूँगा और यदि संभव हुआ तो इस जगह की शूटिंग करना भी मुझे अच्छा लगेगा। अगले दिन जिलाधिकारी ने सारे सुरक्षा इंतज़ाम किए और यहाँ तक कि ऊनाकोटी में ही हमें लंच कराने का प्रस्ताव भी रखा। वहाँ हम सुबह 9 बजे के आसपास पहुँच गए, लेकिन 1 घंटे हमें इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि खासे ऊंचे पहाड़ से घिरी होने के कारण इस जगह सूर्य की रोशनी 10 बजे ही पहुँच पाती है। ऊनाकोटी का मतलब है 1 कोटि, यानी 1 करोड़ से एक कम। दंत कथा के अनुसार ऊनाकोटी में शिव की 1 कोटि से एक कम मूर्तियां हैं। विद्वानों का मानना है कि ये जगह 10 वर्ग किलोमीटर से कुछ ज़्यादा इलाके में फैली है और पाल शासन के दौरान 9वीं से 12वीं सदी तक के 300 वर्षों में यहाँ चहल पहल रहा करती थी। पहाड़ों को अंदर से काटकर यहाँ विशाल आधार मूर्तियाँ बनी हैं। एक विशाल चट्टान ऋषि भगीरथ की प्रार्थना पर स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा के अवतरण के मिथक को चित्रित करती है। मिथक मीन्स पुरानी कथा को चित्रित करती है। गंगा अवतरण के धक्के से कहीं पृथ्वी धंस कर पाताल लोक में न चली जाए, लिहाजा शिव को इसके लिए तैयार किया गया कि वे गंगा को अपनी जटाओं में उलझा लें और इसके बाद इसे धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने दें। शिव का चेहरा एक समूची चट्टान पर बना हुआ है और उनकी जटाएं 2 पहाड़ों की चोटियों पर फैली हैं। भारत में शिव की ये सबसे बड़ी आधार मूर्ति है। पूरे साल बहने वाला एक जल प्रपात पहाड़ों से उतरता है, जिसे गंगा जितना ही पवित्र माना जाता है। ये पूरा इलाका ही शब्दाशब्द देवियों देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा है। इन आधार मूर्तियों के निर्माता अभी चिन्हित नहीं किए जा सके हैं, मतलब उनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। स्थानीय आदिवासियों का मानना है कि इन मूर्तियों का निर्माता कल्लू कुम्हार था। वह पार्वती का भक्त था और शिव पार्वती के साथ उनके निवास कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। पार्वती के जोर देने पर शिव कल्लू को कैलाश ले चलने को तैयार हो गए, लेकिन इसके लिए शर्त ये रखी कि उसे एक रात में शिव की 1 कोटि मूर्तियां बनानी होंगी।
कल्लू अपनी धुन के पक्के व्यक्ति की तरह इस काम में जुट गया। लेकिन जब भोर हुई तो मूर्तियां एक कोटि से एक कम निकली। कल्लू नाम की इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने पर अड़े शिव ने इसी बात को बहाना बनाते हुए कल्लू कुम्हार को उसकी मूर्तियों के साथ ऊनाकोटी में ही छोड़ दिया और चलते बने। इस जगह की शूटिंग पूरी करते समय शाम के 4 बज गए। सूर्य के ऊंचे पहाड़ों के पीछे जाते ही ऊनाकोटी में अचानक भयावना अंधकार छा गया। मिनटों में जाने कहां से बादल भी घिर आए। जब तक हम अपने उपकरण समेटे तब तक बादलों की सेना गर्जन तर्जन के साथ कहर बरसाने लगी। शिव का तांडव शुरू हो गया था, जो कुछ वैसा ही था जैसा मैंने 3 साल बाद जाड़े की एक सुबह दिल्ली में देखा और जिसने मुझे एक बार फिर ऊनाकोटी पहुंचा दिया था।